हेलो स्टूडेंट्स, एस ब्लॉक की माइंड मैप सीरीज स्टार्ट करते हैं और लेट्स ट्राई टू कनेक्ट ऑल कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग इट। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर हम आपसे सबसे पहले बोलेंगे व्हाट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है? सो वी नो एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है किसमें? एस सबशेल में। तो व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स? एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल। तो ये बात तो हमको पता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? एस सबशेल में एंटर कर रहा है। नाउ अब एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? तो हमें पता है नंबर ऑफ ग्रुप इन एनी ब्लॉक, मतलब एस ब्लॉक में कितने होंगे, पी ब्लॉक में कितने होंगे, डी में। ये सब डिपेंड करता है उस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मतलब एस सबशेल में कितने आते हैं, पी सबशेल में कितने आते हैं, डी एफ इन सब में। ओके, तो यहां से एक और बात हमने सीखी, क्या? नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स होंगे, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स सबशेल में आ सकते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स ऑन इट। ओके, सो अब बात आई कि जो एस ब्लॉक है इसमें ग्रुप कितने हैं, तो आपको समझ आया एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डेफिनेटली उसमें ग्रुप भी कितने होंगे? 2। तो वन इज ग्रुप 1 एंड सेकेंड इज ग्रुप 2। ओके, ग्रुप 1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ग्रुप 1 को हम और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं हम इसको? एल्कली मेटल। एंड ग्रुप 2 इज एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोनों ही क्या है? मेटल है। बस फर्क क्या है, एक एल्कलाइन है और एक एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलीज क्या होते हैं? जो सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस आयनाइज होके देते हैं। अब यहाँ पे एल्कली मेटल्स क्या है, तो यू कैन से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि व्हाई ग्रुप 1 एलिमेंट इज कॉल्ड एज एल्कली मेटल। बिकॉज alkali metal like sodium react with water to form a NaOH, which overall makes this solution highly alkaline, जिसकी वजह से solution overall बहुत alkaline होता है। Also, और एक और वर्ड आप बोल सकते हो कि और क्या कह सकते हैं? इट्स ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ग्रुप 1 एलिमेंट जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग बेसिस है। ओके, नाउ अब आते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एग्जैक्टली सब कुछ जो ग्रुप 1 के बारे में पढ़ा है सब कुछ वही है, सेम। इनके भी ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, वाटर से रिएक्ट करके हाईली एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। बस एक डिफरेंस क्या है जो हमें याद रखना है, एंड दैट इज देयर ऑक्साइड्स, जो ग्रुप 2 एलिमेंट के ऑक्साइड्स होते हैं, आर फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट। किस पे मिलते हैं वो? अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं। देन अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो वी विल स्टार्ट विद ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 से सारी कहानी शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ग्रुप 1 में अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? यू कैन से लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। अब हम ये बात जानते ही हैं कि हाइड्रोजन को एल्कली मेटल में कंसीडर नहीं करते, इट हैज अ स्पेशल पोजीशन, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो एस ब्लॉक में यानी कि एल्कली मेटल के अंदर हम मेनली डिस्कस किसे करते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम एंड फ्रेंशियम। अब यहाँ पे हमें एक बात और समझनी है, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम मोस्ट अबंडेंट है, मतलब इनकी अबंडेंस ऐसे है कि परसेंटेज बाय मास में गिवन है एनसीईआरटी टेबल में। लेकिन लिथियम, रुबीडियम एंड सीजियम, अगर हम लिथियम, रुबीडियम एंड सीजियम की बात करें तो ये होते हैं लेस अबंडेंट। अब कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब हम ऐसे बोल देते हैं लेस अबंडेंस, तो बच्चे को लगता है कि ये रेयर है। नो, रेयर एंड ट्रेसेस में होने का मतलब अलग है। जैसे आप मुझे आंसर दे सकते हो? अगर आपने हाइड्रोजन सीरीज मेरी देखी है तो आप समझ गए होंगे कि वाई फ्रेंशियम इज रेयर, या आप उल्टा सोच सकते हो। मैंने बोला फ्रेंशियम इज रेयर,
ठीक है, रेयर से भी अच्छा वर्ड लिख देते हैं ट्रेसेस में, इट अकर्स इन ट्रेसेस। कैन यू राइट रीजन की वाई इट अकर्स इन ट्रेसेस? सोच सकते हो क्या? बताओ। तो ऑब्वियसली जो भी सब्सटेंस रेडियो एक्टिव होते हैं जनरली वो ट्रेसेस में ही होते हैं। तो जो फ्रेंशियम है ये ट्रेसेस में क्यों है? व्हाट इज द रीजन फॉर इट? तो इसका रीजन क्या है? ये रेडियो एक्टिव है ऑब्वियसली। अब इसकी रेडियो एक्टिव है तो इसकी हाफ लाइफ होगी। तो इसकी हाफ लाइफ किसी एक, मैं बोलूंगा कि जो, अगर ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होगी, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इट हैज शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ फ्रेंशियम। फ्रेंशियम की शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है। तो आपको याद रखना है कि इट हैज शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ। ठीक है, तो फ्रेंशियम 223 ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है। तो अब एक बार मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, एनसीईआरटी बोलती है कि मोस्ट लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि जिसकी हाफ लाइफ छोटी होगी उसकी लाइफ ज्यादा होगी, नहीं, उसका ये कहना है कि फ्रेंशियम के आइसोटोप में जिसकी लाइफ सबसे बड़ी है लॉन्गेस्ट, वो फ्रेंशियम 223 है जिसकी हाफ लाइफ क्या है? सबसे कम है। ओके, नाउ अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, इनकी अगर हम बात करें, अबंडेंस की बात कर ली हमने। ऑब्वियसली जैसे बेरिलियम को आप हम आगे पढ़ेंगे कि इसे एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं मानते, यहाँ पे तो उसकी जरूरत नहीं है। तो लिथियम का साइज स्मॉल है, दैट्स व्हाई इट हैज एनॉमलस बिहेवियर। तो आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि लिथियम हैज स्मॉल साइज। लिथियम का साइज क्या है? स्मॉल है। प्लस लिथियम कैटायन का जो पोलराइजेशन है बहुत हाई है, हाई पोलराइजेशन। इन दो रीजन की वजह से लिथियम और लिथियम कंपाउंड्स का जो बिहेवियर होता है एकदम डिफरेंट होता है। बल्कि हम याद रखते हैं कि हाई पोलराइजेशन की वजह से लिथियम कंपाउंड्स आर कोवेलेंट। जो लिथियम कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि माइंड मैप कैसे बनाना, ट्रिक क्या है? आपने पहले लिथियम के बारे में बोला कि उसका सभी ग्रुप से कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो रीजन क्या है? स्मॉल साइज। स्मॉल साइज लिथियम का है तो लिथियम कैटायन का साइज तो और भी छोटा होगा। अब लिथियम कैटायन का साइज और छोटा है तो उसकी वजह से क्या हुआ? हाई पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन हाई हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ? पजान रूल। जितना ज्यादा कैटायन का पोलराइजेशन होता है उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ऐसे सिक्वेंशियली हमने याद किया। फिर अब हम देखेंगे लिथियम की जो प्रॉपर्टीज डिफरेंट है क्या वो किसी से मैच भी करती हैं? तो यस, लिथियम की प्रॉपर्टी मैच करती है किससे? यू कैन से इट इज सिमिलर ऑफ मैग्नीशियम। किसके सिमिलर है? मैग्नीशियम के। और ये जो सिमिलैरिटी है, इस सिमिलैरिटी को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे ही हमने बोला द रीजन फॉर सिमिलैरिटी इज डायगोनल रिलेशनशिप, तुरंत हमारे दिमाग में है व्हाट इज द कॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। कि डायगोनल रिलेशनशिप का कारण क्या है? कॉज। तो हमने बोला जो कॉज है डायगोनल रिलेशनशिप का, हमने नहीं मतलब एनसीईआरटी ने बोला, दैट इज सिमिलर साइज। ये जो एटम्स होते हैं इनका साइज सिमिलर होता है। प्लस एनसीईआरटी का एक और रीजन है, क्या? उनका कहना है कि चार्ज बाय रेडियस का रेशियो भी क्या है? सिमिलर। चार्ज बाय रेडियस रेशियो इज ऑल्सो सिमिलर। ठीक है, चार्ज बाय रेडियस रेशियो इज ऑल्सो सिमिलर। अगेन हम बोलेंगे कि व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ टफ वर्ड। तो चार्ज बाय रेडियस रेशियो के लिए एक वर्ड है विच इज कॉल्ड एज, जिसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक, विच इज कॉल्ड एज आयनिक पोटेंशियल। क्या कहा हमने? इसे आयनिक पोटेंशियल कहा। समझे? तो अब यहां पर देखा जाए तो आयनिक पोटेंशियल का डिस्कशन एनसीईआरटी ने किया है लेकिन इनडायरेक्टली। ठीक है, तो अब मैं आपको बोलूंगा कि आपको इसी तरीके से चीजें क्या करनी है? मेमोराइज कर इस फ्लो चार्ट से। तो ये कवर कर लिया हमने डायगोनल रिलेशनशिप। अब क्या करते हैं? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का अगर डिस्कशन करें
तो मैं बोलूंगा ग्रुप 1 एलिमेंट में हम थोड़े से इस फायदेमंद हैं इस केस में, बिकॉज ग्रुप 1 एलिमेंट में बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी कैसे करें। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी का आप स्टडी करेंगे कि हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं एटॉमिक साइज, हम पढ़ते हैं किसके बारे में, आयनाइजेशन एनर्जी, हम किसके बारे में पढ़ते हैं, डेंसिटी, हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे आपको सारी प्रॉपर्टीज लिखनी है। नाउ अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो टॉपिक्स एनसीईआरटी में मेंशन है दैट्स ओके, बट उसके साथ ऐसा नहीं है। एग्जाम्पलर में अगर कवर किया जाए तो एग्जाम्पलर में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का भी डिस्कशन है। सो बनाते हैं उन पॉइंट्स को और जस्ट एरो, अगेन हम क्या कर रहे हैं, एरो बनेंगे जैसे। अब वैसे मैं आपको यहाँ पे एक और सजेशन देना चाहूंगा कि जैसे सबसे पहले आते हैं एटॉमिक साइज। तो मोस्ट प्रोबेबली केमिकल बॉन्डिंग पढ़कर हमें याद रहता है कि एटॉमिक साइज का होता क्या है। तो अब मत लिखो कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप मेनली ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल, ये सब पता है, बट स्टिल लिखना चाहते हो तो बस ऐसे लिख सकते हो कि डाउन द ग्रुप दो रीजन है। एक तो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, शेल भी बढ़ रही है। तो रीजन हमने शेल क्यों बोला, तो आपका रीजन क्या होगा, बिकॉज इंक्रीज इन, क्या रीजन होगा इसका, बिकॉज इंक्रीज इन साइज और मेन शेल। आपके ऊपर है आप कौन से वर्ड्स का सिलेक्शन करते हैं। मैं तो कोशिश करूंगा एनसीईआरटी के ही स्टेटमेंट का सिलेक्शन करूं। तो इंक्रीज इन साइज और मेन शेल is dominant over increase in nuclear charge, is dominant over increase in nuclear charge। देन ये वाली इंफॉर्मेशन हमें पता है। बस अब यहाँ पे एक स्लाइट सी इंफॉर्मेशन आप और ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, दे आर लार्जेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। ये सबसे बड़े होते हैं, लार्जेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। हमने नोबल गैस को अभी छोड़ दिया बिकॉज आपको पता है कि हम नोबल गैस को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं कंसीडर करते। एस और पी ब्लॉक में, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, बट उसमें हम नोबल गैस कंसीडर नहीं करते। तो अगर सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में पूछा जाए लार्जेस्ट साइज किसका होगा, तो योर आंसर इज ग्रुप 1। तो लार्जेस्ट साइज का रीजन क्या है, क्योंकि रिस्पेक्टिव पीरियड्स में इनके अंदर न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होता है। तो दीज पॉइंट्स यू हैव टू लर्न। तो ये था एटॉमिक साइज। अब आपको पता है हर चीज एटॉमिक साइज से रिलेटेड है। जैसे एटॉमिक साइज से रिलेटेड है आयनाइजेशन एनर्जी, और आयनाइजेशन एनर्जी से बहुत सारी चीजें रिलेटेड है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी से काफी प्रॉपर्टीज रिलेटेड है अगर आप सोचें तो लेट्स थिंक अबाउट इट। इसके बारे में सोचा जाए तो मैं बोलता हूं कि सबसे पहले सोचते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी होगी क्या। तो याद है हमें कि इट डिक्रीजेस रेगुलरली विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनिक रेडियाई क्या होता है, डिक्रीज होता है। कोई एक्सेप्शन नहीं है, अगर होता तो हम लिख देते, तो मैंने सिंपली लिखा डिक्रीजेस रेगुलरली। अब मैं देखूंगा आयनाइजेशन एनर्जी से क्या चीज कनेक्टेड है, क्या क्या आयनाइजेशन एनर्जी पे बेस्ड चीजें सोची जा सकती। आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो सकता है। तो एक पॉइंट हम ये सोच सकते हैं, इट कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडाइज, मतलब देयरफॉर एल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट। तो decreases regularly, what is the meaning of decreases regularly? decreases regularly का मतलब है oxidize easily। मैं तो सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए लिख रहा हूं, लेकिन अगर किसी बच्चे को इसमें से कोई एक पॉइंट आता है तो he can omit, वो उसे स्किप कर सकता है। oxidize easily means they are good, आप कह सकते हो ये बहुत अच्छे, they are good reducing agents। बाकी केमिकल प्रॉपर्टी का जब डिस्कशन करेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और
क्यों? और क्यों वो आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से सोचा जाए तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इस हिसाब से तो अगर फ्रेंशियम को छोड़ दिया जाए जो रेडियो एक्टिव है तो उसके ऊपर सीजियम है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है एंड एक्सपेक्टेडली कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सीजियम होना चाहिए, बट बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमारा लिथियम होता है। सोचते हैं क्यों? तो आप सोचते रहो, मैं अभी आगे बताऊंगा। नाउ आयनाइजेशन एनर्जी से आप ये तो समझ गए इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता है, इसकी वजह से और क्या होता है? इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी चाहिए, इतनी कम एनर्जी चाहिए कि फ्लेम से भी मिल जाती है। तो ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी इट कैन शो फ्लेम कलरेशन। तो फ्लेम कलरेशन क्या होता है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हायर लेवल पे जाएगा, लेकिन अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नीचे कोई शेल खाली नहीं रह सकती और ऊपर की भरी नहीं रह सकती, तो वापस नीचे आएगा। जब वो नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो वो विजिबल रीजन में लाई करेगी। सो फ्लेम कलरेशन शो किया। अब जैसे लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रेंशियम के बारे में तो सोचना ही नहीं है। लिथियम का कलर याद रखते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम को मैं ज्यादा से ज्यादा सी बोलता हूँ, ऐसे बोलता हूँ सीजियम। तो सी से समुद्र को थोड़ा सा जाता है, तो इससे थोड़ा सा हमें याद हो जाता है कि जो सीजियम का कलर है दैट इज ब्लू। ये क्या है? ब्लू है। ये स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ। तो सी ब्लू से याद किया हुआ है सीजियम। सीजियम मतलब मैं, आप अपने तरीके भी बना सकते हैं, मेरे को जो थोड़ा बहुत तरीका अपने हिसाब से पता है वो आपको पता है। तो सीजियम इज सी ब्लू। सी ब्लू कलर भी फेमस है काफी, तो आप बोल सकते हो कि सीजियम का कलर ब्लू है। देन रुबिडियम, रुबिडियम को हमने आरबी से ही उसका कलर याद किया, रेड वायलेट। तो आप वायलेट की जगह उसे वायलेट बोल लो, वायलेट बोल लो या वायलेट बोल लो, कुछ भी बोल लो, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन एरर करके। तो आरबी का कलर क्या हो जाएगा? यू कैन से रेड वायलेट। ओके, देन पोटेशियम को हमने याद किया है कैसे? केंद्र विद्यालय से। के इज द सिंबल ऑफ पोटेशियम, के वी, वी फॉर वायलेट। तो इट हैज अ वायलेट कलर। कुछ दिख जाए पर्पल टाइप तो नहीं दिखा, ठीक है, पिंक से ही काम चला लेते हैं। देन सोडियम, सोडियम के लिए मैं आपको बोलता हूं, आप सोडियम की कोई भी चीज देखो, जैसे कि सबसे कॉमन चीज सोडियम की क्या है? कॉमन सॉल्ट, नमक। नमक को बाहर रख दो थोड़ी देर के लिए, हल्का सा गीला हो जाता है और हल्का सा पीला भी हो जाता है, ठीक है। तो सोडियम का कलर क्या होता है? यू कैन से इट्स कलर इज येलो, ठीक है। तो NAY ने मतलब ना, ने मतलब नो से ने आप बना लीजिए ऐसा, ठीक है। तो सोडियम का कलर येलो हो गया। देन लिथियम, तो लिथियम के लिए मैंने वर्ड बनाया है लाइक्रा, LICRA। तो LICR से मुझे याद हो गया क्रिम्सन रेड। तो सेंटेंस क्या बना है? लाइक्रा, LICRA, लाइक्रा की स्पेलिंग होती है, एंड इसका कलर क्या हो गया? यू कैन से क्रिम्सन रेड। तो बस इस तरीके से हमने थोड़ा सा अपने तरीके से थोड़ा बहुत हमने निमोनिक्स ट्राई करें। बाकी आप अपने भी बेस्ट अगर लिख सकते हैं, और अगर कोई बहुत ही इजी आपको आता है तो कमेंट कर दो, सो दैट और स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से वो फ्लेम कलरेशन शो कर रहा है। और क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से, क्या आप सोच सकते हैं? हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से एक चीज और होगी कि सनलाइट पड़ते इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। मतलब इट कैन ऑल्सो यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। तो समझ रहे हो दिमाग को कैसे सोचना है कि जिन जिन क्वेश्चन के आंसर आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करते हैं उन्हें हम आयनाइजेशन एनर्जी से जोड़ देंगे। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो सनलाइट पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। ऐसो को हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, सोलर सेल्स में यूज कर सकते हैं। तो एक और एप्लीकेशन हो गया यहाँ पे। तो दूसरा एप्लीकेशन क्या है? दिस एप्लीकेशन इज फोटो इलेक्ट्रिक सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। अब मैं यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन का डिस्कशन करना चाहूंगा। फर्स्ट, लिथियम का एनॉर्मलस बिहेवियर क्यों होता है? आई होप यू नो आंसर।
लिथियम के कंपाउंड्स कोवेलेंट क्यों होते हैं? आई होप यू नो आंसर। कौन से कंपाउंड को आप सोलर सेल में यूज कर सकते हो तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लीस्ट होगी? एंड व्हाट इज योर आंसर? माय आंसर इज सीजियम। इसको यूज करेंगे सीजियम। तो ये वो सारे फैक्टर थे जो आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंडेंट थे। अब मैं यहाँ पे आपसे एक बात बोलूंगा, हम अगर केमिकल प्रॉपर्टीज को भी जोड़ सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी से ही, तो क्यों अलग से केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े? यहीं पे उसको कनेक्ट कर देते हैं। और थोड़ा सा अगर ऑर्गेनिक से जुड़ सकता है तो और इजीली कनेक्ट कर देते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज या क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं। फर्स्ट थिंग, तो आइए समझते हैं कि अगर सोडियम को वाटर में डालते हैं तो होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एन से नेगेटिव, एन से न्यूक्लियोफाइल। तो दुनिया में सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जाके अटैक करेगा किसी पे भी, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग है, किसी भी प्लस पे अटैक कर सकता है। तो हुआ क्या? सोडियम का यहाँ काम था, विच इज अ मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या सप्लाई किया? स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। फिर उसके बाद क्या हुआ? वाटर। वाटर की अगर हम बात करें तो यू कैन से इस पे आया नेगेटिव और इस पे आया पॉजिटिव, और फिर उसके बाद क्या अटैक हुआ? इलेक्ट्रॉन का। और अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेगा, क्या मुझे बताने की जरूरत है? नो, नेगेटिव गोज टू पॉजिटिव। तो जैसे ही इधर जाएगा तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट OH नेगेटिव विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अकेला तो रह नहीं सकता, हाइड्रोजन एटम दूसरे के साथ कंबाइन होगा और हाइड्रोजन गैस बना लेगा। नाउ अब आपको करना क्या है? यू हैव टू डू एडिशन ओनली। आपको क्या करना है? एडिशन करना है। तो जस्ट आपने रिएक्शन लिखा Na प्लस H2O। अब आप देखिए, इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ कॉमन थे, कैंसिल हो गए। अब उसके बाद क्या मिला? उसके बाद क्या मिला हमें? यू कैन से यू गॉट Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन में NaOH अगर वाटर में होता है तो एल्कलाइन होता है। वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होगा तो साइन नहीं लिखेंगे, हम सिंपली क्या लिखेंगे? NaOH विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये हमने हाइड्रोजन चैप्टर में भी पढ़ा था कि वाटर शोज रेडॉक्स रिएक्शन, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। तो जैसे ही हम इस रिएक्शन को समझ गए, अब मैं क्या चाहता हूं, आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करके प्रोडक्ट लिखो कि अगर सोडियम, आप प्रैक्टिस करके प्रोडक्ट लिखिए कि अगर सोडियम अल्कोहल से रिएक्ट करे C2H5OH तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। सेम वे आप सोचिए, सोडियम अगर अमोनिया गैस से रिएक्ट करे सेम वे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। और यहां ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इट हैज लो आयनाइजेशन एनर्जी, इट कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन के ड्यूरेशन में जो टेम्परेचर होता है वो सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो दीज ट्रेंड्स या दीज प्रॉपर्टीज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से सोडियम कैन एग्जिस्ट इन केटायन एंड इलेक्ट्रॉन फॉर्म। केटायन और उसकी इलेक्ट्रॉन फॉर्म में सोडियम एग्जिस्ट करता है। ओके, अब आयनाइजेशन एनर्जी के बाद अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो अगला ट्रेंड किसका होता है? तो यू कैन से नेक्स्ट ट्रेंड इज हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो आप सिंपली लिख लोगे हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस रेगुलरली। और अगर आपको लग रहा है कि ये कंफ्यूज कर सकता है तो आगे लिख सकते हो डिक्रीजेस रेगुलरली विदाउट एनी एक्सेप्शन। आप चाहें तो ये वर्ड भी लिख सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली डिक्रीज होगी विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि ये सर ने एक रेगुलर ट्रेंड लिखा है तो एक्सेप्शन हमें पता होना चाहिए, तो इसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। जहां एक्सेप्शन होगा लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हाइड्रेशन एनर्जी, तो सीधे अब आते हैं नेक्स्ट, हाइड्रेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये हो गया हमारा। आफ्टर दैट डेंसिटी, तो डेंसिटी इंक्रीजेस, तो अब आप फिर यही लिखेंगे डेंसिटी इंक्रीजेस रेगुलरली। ठीक है, जो डेंसिटी है वो रेगुलरली क्या हो रही है? इंक्रीज। प्लस एक चीज और याद रखना, ये जो सारे ट्रेंड हैं
ये टॉप टू बॉटम है, मतलब ये ट्रेंड ग्रुप के हैं, पीरियड्स के नहीं है, दीज आर डाउन द ग्रुप। तो डेंसिटी इंक्रीजेस रेगुलरली विद एन एक्सेप्शन। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है उसको लिख लिया जाए। तो लिथियम से ज्यादा डेंसिटी सोडियम, सोडियम से कम डेंसिटी पोटेशियम। तो सोडियम एंड पोटेशियम में यू कैन से आउट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम हैज हायर डेंसिटी एंड पोटेशियम हैज लोअर। तो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन, बाकी सब रेगुलर है। ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हो गया, देन डेंसिटी। फिर हम आते हैं किस पे, आफ्टर दैट अब हम आएंगे किस पे, यू कैन से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं ये बोलूंगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मेटालिक बॉन्डिंग। किस पे डिपेंड करेगा, मेटालिक बॉन्डिंग। तो मेटालिक बॉन्डिंग आपको पता है, नहीं पता तो ये तो बॉन्डिंग चैप्टर में आपको समझना पड़ेगा कि मेटालिक बॉन्डिंग में एटम्स जितने बड़े होते हैं उतना कम दो एटम्स के बीच का अट्रैक्शन होता है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो मेटालिक बॉन्डिंग यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। यहां मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करूंगा, मेटालिक बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करते हैं। इसकी बात हम करते हैं अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर रहे होते हैं, यहाँ पे तो सेम ग्रुप के एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होते हैं। जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे, ये बात हम कहाँ करेंगे, डी ब्लॉक। क्यों, डी ब्लॉक में आप जैसे स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज ऐसे जाते हो, वैसे ही क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। तो मेटालिक बॉन्डिंग इफेक्ट, तो जहां पे ज्यादा डोमिनेंट असर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होगा वहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, जहां साइज का होगा वहां साइज की। हाँ, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में अगर पूरा समराइज करना पड़े कि फैक्टर्स ऑन विच, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन साइज एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगेन हम यहां पे लिखेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज रेगुलरली विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये रेगुलरली डिक्रीज होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन इसमें नहीं है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट की बात हो गई, हाइड्रेशन एनर्जी की बात हो गई, डेंसिटी की बात हो गई। अब हम और किस चीज की बात कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर ले। सो अब यहां पे हम अगर बात करें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो वी नो दैट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। नहीं पता तो लिख लो, वो 3 फैक्टर क्या होंगे, सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, सब्लिमेशन एनर्जी पे। एंड व्हाट इज योर सेकंड फैक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी। एंड व्हाट इज योर थर्ड फैक्टर, हाइड्रेशन एनर्जी। इन तीनों पे ये बातें डिपेंड करेंगी। तो जब तीनों पे ये बातें डिपेंड कर रही हैं, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, हाइड्रेशन, तीनों पे ये फैक्टर डिपेंड कर रहा है, तो अब ये देखना पड़ेगा डोमिनेंट फैक्टर क्या है। तो यहां पर लिथियम के लिए डोमिनेंट फैक्टर है हाइड्रेशन एनर्जी। तो यू कैन से लिथियम हैज मोस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जो लिथियम है इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। और रीजन क्या है, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि केटायन इतना छोटा है कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी हर चीज को डोमिनेट कर जाती है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आप पूछोगे कि जो ये वैल्यू है ये रेगुलरली क्या होगी, तो यू कैन से मोस्ट नेगेटिव इसकी है, तो मोस्ट से लीस्ट रेगुलरली होती है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो डिक्रीजेस रेगुलरली, या फिर अगर आप विद नेगेटिव साइन बोल रहे हो, इट्स अप टू यू। अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो इट डिक्रीजेस, और अगर विद नेगेटिव साइन बोलोगे तो इट इंक्रीजेस, टोटली ऑन यू। प्लस मैं एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया, आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, अभी मैंने जो बात बोली उसके बाद आपके ब्रेन में 100% कंफ्यूजन है, तो मैं ये बोलूंगा आप क्या करिए, एनसीईआरटी में डेटा देखिए। ठीक है, तो जैसे आप डेटा अगर देख रहे हो कि लिथियम का -3.01, फिर आपने देखा कि किसी का डेटा देखा -2.9 है, फिर आपने देखा कि डेटा है -2.3, फिर है -2.27,
तो क्या है कि जब ये डेटा देखोगे तो आप इंटरप्रेट कर लोगे कि नेगेटिव वैल्यूज क्या हो रही हैं, डिक्रीज, और अगर बात करें विद नेगेटिव साइन के कि मैथमेटिकली क्या हो रहा है, इंक्रीज। बट इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी एक्सेप्शन हियर। ओके, अब उसके बाद हम बोलेंगे और क्या बचा डिस्कशन के लिए, क्या और कोई पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको मैं बोलूंगा आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो वही एनसीईआरटी की क्या होगी, आपकी बुक होगी, कि उस टेबल में आपको जो वैल्यूज मेंशन होंगी वो सारी वैल्यूज आपको लिखनी होंगी। तो अब हम क्या करते हैं कि चलो भाई एक और पॉइंट सोच लिया जाए कि और क्या हो सकता है। तो हमने बोला कि चलो ऐसा करते हैं, एटॉमिक रेडियस की बात कर ले। अच्छा, ये तो बात हो चुकी है। फिर हम कहते हैं चलो अब ऐसा करते हैं, हम आयनिक रेडियस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बस ये पॉइंट हमने इसलिए लिखा है बिकॉज ये एनसीईआरटी इसके बारे में चर्चा कर रही है। तो अगेन आप लिखोगे इट डिक्रीजेस। अब यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट क्या लिखोगे, न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में कैटायंस छोटे होते हैं। तो ये पॉइंट हमने लिखा, कैटायंस आर स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। ठीक है, कैटायंस न्यूट्रल एटम से छोटे होते हैं। नाउ अगर कैटायंस न्यूट्रल एटम से छोटे हैं तो फिर यहां पे हम बात करते हैं कि भाई क्यों है, वाई। तो रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, व्हाट इज द रीजन फॉर इट, तो यू कैन से रीजन इज ड्यू टू हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है यहाँ पे, ज्यादा है, इसलिए आयनिक कैटायंस छोटे होंगे। एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं, Na plus is smaller than Na, Li plus is smaller than Li, सेम सीक्वेंस चलता रहेगा। एंड आयनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप क्या होगा, आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस, आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस रेगुलरली विदाउट एनी एक्सेप्शन। अब तो मेरे ख्याल से अगर मैं रेगुलरली वर्ड लिख देता हूं तो आप समझ जाओगे कि हम किसी भी एक्सेप्शनल ट्रेंड की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर अब मैं आपसे बोलूँगा कि हमने अब क्या किया, सारे डेटाज अपने याद कर लिए, सारी वैल्यूज कवर कर लिए, और अब आपका यहाँ पे हम फिजिकल खत्म करते हैं, मतलब एक नॉर्मल टॉपिक, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टी विल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें माइंड मैपिंग की, कि हाउ, कैसे मैं एस ब्लॉक का माइंड मैप बनाऊं, तो मैं बताता हूँ क्या करना है। मैंने आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक बताई है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप केमिकल बॉन्डिंग में इससे अवेयर हैं। तो माइंड मैपिंग में मैं बोलूंगा, जो मतलब लेट से कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाया होगा, तो यहां पर आप सिंपली क्या करोगे, ऐसे लिखोगे ग्रुप 1 NS1। ठीक है, क्या लिखोगे, NS1। फिर उसके बाद लिखोगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस विदाउट एनी एक्सेप्शन। फिर क्या लिखोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस के इनवर्स होता है। फिर आप यहीं पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एटॉमिक रेडियस जितना बड़ा होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ रहा है तो आयनिक रेडियस भी रेगुलरली बढ़ता है। जब आयनिक रेडियस रेगुलरली बढ़ता है तो फिर हम आपसे बोलते हैं कि अब आयनिक रेडियस के लिए आप क्या ट्रेंड लिखोगे, आयनिक रेडियस जितना छोटा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। ऐसे आपने माइंड मैप बना लेना। फिर आप फटाफट लिखोगे आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है। तो अब आपने लिखा, यहाँ पे एक स्टार पॉइंट लिखा आपने, ये आपका स्टार पॉइंट हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर लो है तो उसका मतलब क्या है, तो इट मींस हाई मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर हाई होगा। और क्या मीनिंग होगा यहाँ पे, शो फ्लेम कलर, क्या शो करेंगे, फ्लेम कलर शो करेंगे। और उसके बाद और क्या लिखोगे आप यहाँ पे, देन
गुड रिड्यूसिंग एजेंट, आयनाइजेशन एनर्जी और किस पे डिपेंड करता है, रिड्यूसिंग एजेंट वाले बिहेवियर पे। तो ये सारी चीजें आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड कर रही। नाउ अब एक छोटा सा एक्सेप्शन है इस ग्रुप में, और वो एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ किसका है, डेंसिटी का, कि सोडियम इज हैवियर एंड पोटेशियम इज लाइटर। ये एक्सेप्शन डेंसिटी का है, तो आपको बस ये पेज लिखना है, दैट्स इट। बाकी सब हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ चुके होंगे तो आपको यहाँ पे जो भी डाउट्स आ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का रेगुलर लेक्चर देखें, क्योंकि कहीं कहीं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए माइंड मैप तभी काम आएंगे जब आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा क्या किसके डायरेक्ट है और किसके इनवर्स है। मतलब आपको अपने दिमाग में कैसे ना कैसे तो ये चीज सेट करनी है, क्या डायरेक्टली है क्या इनवर्सली और क्यों। तो 5-10 मिनट तो दिमाग में सोचना पड़ेगा कि वाई एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1। थैंक यू।